जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग की सक्रियता ने पहले ही ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाई हुई थी। चुनाव आयोग के फैसले, आदेश ममता बनर्जी टीएमसी की मनमानी पर नकेल कस रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग के इस अहम फैसले ने, चुनाव की घोषणा ने टीएमसी की योजनाओं पर पानी फेर दिया है। जैसा कि पहले से बताया जा रहा था, पश्चिम बंगाल के चुनाव इस बार न 6 चरणों में, न 8 चरणों में, न 5 चरणों में, सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में इनमें चुनाव के दिनों की घोषणा हो चुकी है। किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन नतीजे आएंगे। नतीजे 4 मई को आने हैं और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले फेज में और 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। लेकिन ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं है, ये चुनाव आयोग की तैयारी है और ये तैयारी है उनको रोकने के लिए जो बंगाल के चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं, बंगाल के चुनाव में हिंसा करने की, हेरफेर करने की कोशिश करते हैं। इन 2 चरणों में कहां कैसे चुनाव आयोग की तैयारी है, इस पर बात करेंगे। और कैसे ममता बनर्जी रविवार को छटपटाई है, आनन फानन में घोषणाएं की हैं और कैसे उनको अपने हाथ बंधे हुए लग रहे हैं, सब पर बात करेंगे। देखिए, पहले तो 1991 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जब 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 1991 में आखिरी बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। उसके बाद 6 से 8 चरणों में या 5 चरण में चुनाव होते रहे, जिससे जो वहां पे जो भी पार्टियां रही हैं, और 2011 के बाद तो ममता बनर्जी है, उनके लिए एक बढ़िया मौका मिल जाता था कि कई चरणों में चुनाव है और उसमें आप अपने लोगों को इधर से उधर ले जा सकते हैं। उस बहुत चांस होते हैं जिसमें वोटर्स की शिफ्टिंग हो सकती है, तो इसके मौके बहुत मिल जाते थे। जैसे कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, जब चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी की, कांग्रेस की, बीजेपी की मांग थी कि 1 या 2 चरण में कराएं, हद से हद तो फिर 3 चरण में करा दें, उससे ज्यादा ना करें। ममता बनर्जी की पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का यही कहना था कि अगर कम चरण में चुनाव होंगे तो असामाजिक तत्वों को इधर से उधर जाने में समय नहीं मिलेगा और इससे हिंसा और वोटर मैनिपुलेशन का जो उसका खतरा होता है वो कम होगा। क्योंकि होता क्या था कि इधर हिंसा हुई, अच्छा अगले चरण का चुनाव है तो तब तक वहां पहुंच गए, तो वहां पर लोग इकट्ठा कर लिए, फिर आपके पास तो सीमित लोग हैं, फिर कुछ एक और चरण का चुनाव है, वहां लोग इकट्ठा कर लिए। लेकिन अब क्या है कि एक ही चरण में बड़ा इलाका है, तो आप कितने लोग इकट्ठा करोगे। फिर दूसरे चरण में लगभग उतना ही बड़ा इलाका है, तो इससे थोड़ी समस्या आएगी उन लोगों के लिए जो गड़बड़ी करना चाहते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार बदलाव किया है। कहा पिछली बार वजह कोरोना भी थी, तो 8 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार जो है पूरी तरह बदलाव करते हुए 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। और 2 चरणों में देखिए किस तरह बटा है। 23 अप्रैल को उत्तरी बंगाल में हो जाएगा और 29 अप्रैल को दक्षिणी बंगाल में हो जाएगा, और ये विभाजन बहुत मायने रखता है। देखिए, उत्तरी बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। कुछ इलाकों को छोड़ दें जो पहले फेज में हो रहे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद भी पहले ही फेज में हो रहा है। दिनाजपुर के कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल है, लेकिन बाकी जगह बहुल नहीं है। संख्या है 10%, 15%, लेकिन ऐसा नहीं कि 50, 60%, 70% है मुर्शिदाबाद को अगर छोड़ दे। तो इसलिए उसे उत्तरी बंगाल में एक बार चुनाव हो जाएगा 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल तक बाकी राज्यों में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। जैसे 9 अप्रैल में पुडुचेरी में है, केरल में है चुनाव और असम में है, और 23 अप्रैल को ही चुनाव है तमिलनाडु में। तो ये बाकी राज्यों में, 5 राज्यों में होना है, बाकी राज्यों में खत्म। फिर एक फोकस रहेगा मात्र चुनाव आयोग का 29 अप्रैल। सारी मशीनरी 29 अप्रैल को लगा दी जाएगी चुनाव आयोग की, क्योंकि बाकी राज्यों से सारा टेंशन खत्म, उत्तरी बंगाल से सारा टेंशन खत्म, और चुनाव आयोग पूरी तरह फोकस करेगा दक्षिणी बंगाल में, जहां पर कई इलाके हैं जहां 50%, 60% मुसलमानों की आबादी है। पूरा अगर दक्षिणी बंगाल देखें तो 27% मुस्लिम आबादी है, और उसमें घुसपैठिए बहुत ज्यादा है। भारतीय मुसलमानों की बात तो छोड़िए, उनकी संख्या तो कम मिलेगी, घुसपैठिए बहुत ज्यादा है जो सालों साल से वहां पर भर गए हैं, और वो लोग वहां पर अब खुद को तो भारत का ही कहने लगे, क्योंकि कागज बनवा दिए इनकी पार्टियों ने, जो वहां पर कांग्रेस रही, कम्युनिस्ट पार्टी रही, और फिर ममता बनर्जी जो कभी खुद घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाया करती थी, संसद तक में कागज फेंक दिए थे इन्होंने
कि देखिए कितने घुसपैठिए जो है वोटर लिस्ट में है, लेकिन ममता बनर्जी अब खुद वही काम कर रही है चुनाव जीतने के लिए। तो इसीलिए दक्षिण बंगाल को अलग रखा गया है, जहां पर हिंसा की भी घटनाएं अधिक होती हैं और वहां पर टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत है, क्योंकि वहां किसी को और जगह मिल ही नहीं पाती है। मुसलमान पूरा ध्रुवीकरण के साथ एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी को वोट देगा। तो अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होगी कम्युनिस्ट पार्टी को, टीएमसी मजबूत है तो टीएमसी को, क्योंकि वहां पर एक धारणा है कि हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक जो पार्टी है उसको हराना है, और हिंदू समर्थक पार्टी भाजपा है। तो इसलिए टीएमसी को वोट मिलता रहा है इतने सालों में, तो वहां किसी के लिए सेंध लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब पूरा साम्राज्य इनका है तो फिर वहां पर टीएमसी का एक तरह से कह सकते हैं नंगा नाच चलता है, हिंसा का नंगा नाच चलता है वहां पर। तो इसीलिए इस पर पूरा फोकस करने के लिए इसे अलग कर दिया गया है, जिसमें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना के इलाके हैं और खासतौर से दक्षिण 24 परगना में अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की। तो यहाँ पर चुनाव आयोग का फोकस, इससे पता चलता है कि चुनाव के दोनों फेज को किन चरणों में बांटा गया है। उससे चुनाव आयोग किसी भी अप्रिय घटना को, हिंसा को, मनमानी को, वोटिंग मैनिपुलेशन को रोकना चाहता है और अपनी पूरी मशीनरी झोंक देना चाहता है। अब क्योंकि देखिए 2 चरणों में चुनाव है, तो ये भी तय है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पहले केंद्रीय सुरक्षा बल क्योंकि फेज वाइज अलग अलग होते थे 8 चरण, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी बहुत मूवमेंट करना पड़ता था कि फटाफट इधर चुनाव खत्म हुए तो दूसरी जगह जाना है, फिर खत्म हुए फिर तीसरी जगह जाना है, और उन्हें उस इलाके को समझने में भी वक्त लगता था। आप सिर्फ वहां पर खड़े हुए हैं, उस इलाके को नहीं समझते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी तैनाती उत्तरी जो बंगाल है वहां की जिन सीटों पर होना है, 152 सीटों पर पहले फेज में है, 142 पर दूसरे फेज में है। तो 152 सीटों पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, ज्यादा कंपनियां लाई जाएंगी, अभी ही आ चुकी हैं कई कंपनियां, आगे और भी आएंगी। तो उसमें क्या होगा कि वो उन इलाकों में काफी समय तक उन्हें सेटल होने का वक्त मिल जाएगा और फिर उन्हें मूवमेंट सिर्फ एक बार करना होगा, और उसमें भी 23 से लेकर 29 तक अच्छा खासा 6 दिनों का समय है, मूवमेंट करके जाएंगे और फिर उन इलाकों को थोड़ा पहचानेंगे, देखेंगे, जिससे कि आसानी होती है किसी भी घटना को रोकने में, असामाजिक तत्वों को रोकने में। तो इससे बहुत सारे फायदे होने हैं 2 चरणों में चुनाव से। असामाजिक तत्व इधर से उधर नहीं जा सकते। टीएमसी को जो पूरा तरीका रहा है इनका चुनाव लड़ने का, वो तरीका अब नहीं अपना सकते। सुरक्षा बलों को भी एडजस्ट होने में और कार्रवाई करने में आसानी होगी, ज्यादा उनको इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग को मशीनरी लगाने में आसानी होगी, फोकस करने में आसानी होगी, और साथ ही पिछले चुनाव निपट जाएंगे तो चुनाव आयोग उधर के अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारियों का इस्तेमाल इधर भी कर सकता है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझकर इन तारीखों का ऐलान किया है, जिससे ममता बनर्जी टीएमसी की जो इनकी योजनाएं रहती हैं कि बूथ कैप्चरिंग, वोटर कैप्चरिंग, ये सारे करने में इन्हें मुश्किल होगी। और ऊपर से इस बार तो जिस तरह से अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बताएंगे कि सुरक्षा बलों की तैनाती किस इलाके में होगी, कौन से बूथ सेंसिटिव है, ये पुलिस नहीं तय करेगी। पहले पुलिस जो है सेंसिटिव इलाकों में कम भेज देते सुरक्षा बल और सामान्य इलाकों में ज्यादा भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सेंसिटिव इलाकों को की पहचान पहले कर ली गई और वहां पर ज्यादा सुरक्षा बल भेजे जाएंगे, पुलिस वहां पर कम होगी, और पुलिस में भी जो नियंत्रण है इस वक्त वो होगा चुनाव आयोग का, और इसीलिए पूरी तरह से निर्भरता पुलिस के ऊपर नहीं होगी। और ममता बनर्जी को जो पुलिस और प्रशासन का सहयोग मिलता था इस बार वो नहीं मिल पाएगा। एक तरह से इनका कैडर तो अलग है, पार्टी अलग है, कार्यकर्ता अलग है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इनके कैडर की तरह काम करता था। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती कर रखी है और अधिकारियों को साफ तौर पर यह भी है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है अब वो कोई निचले स्तर के कर्मचारी नहीं होंगे, वो होंगे आईएएस लेवल के अधिकारी या पीसीएस लेवल के अधिकारी होंगे, जिनके खिलाफ कार्रवाई आसान होती है अगर वो कुछ गड़बड़ करें। अगर उनके इलाकों में हिंसा होती है और ये पता लगता है कि उन्होंने गंभीरता से उसे नहीं लिया, सही समय पर कार्रवाई नहीं की, तो उनका पूरा करियर खराब हो सकता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जाती है, एनुअल रिपोर्ट जाती है, जिसमें अगर ये आ गया तो पूरा उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। तो बड़े अधिकारियों को डर ज्यादा लगता है। तो चुनाव आयोग ने कई तरह से नकेल कसी हुई है कि पुराने मनमाने तरीके ना चल सके और वो चुनाव यहाँ चुनाव आयोग कराए, पारदर्शी तरीके से कराए।
और ममता बनर्जी की आप एक दूसरी परेशानी देखिए, हड़बड़ी देखिए कि चुनाव आयोग की घोषणा से पहले 4 बजे घोषणा होनी थी, घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग जाती। तो ममता बनर्जी ने आनन फानन में क्या किया, कुछ रेवड़ियां बांट दी कि पुरोहितों को और इमामों को, मुअज्जिनों को 500 रुपए वेतन मिलेगा, उनको जो मानदेय मिलता है वो 500 रुपए और ज्यादा मिलेगा, जिसमें अब मंदिर में पुरोहित और मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिम, इनको जो है जो अजान पढ़ते हैं, अजान देते हैं, उनको मुअज्जिन कहते हैं। और इमाम जो वहां पर मौलवी रहते हैं, जैसे कि मंदिरों में पुरोहित रहते हैं, तो इनके 500 रुपए वेतन बढ़ा रही है। अब वो सिर्फ उधर तो बढ़ा नहीं सकती हैं, अब हिंदू आबादी भी है और थोड़ा इस बार पहले से ज्यादा जागरूक है, तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए 500 रुपए देकर वोट खरीदना चाह रही है ममता बनर्जी। तो घोषणा कर दी है, दे तो पाएंगी नहीं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई, तो आपको बाद में ही देंगी। लेकिन जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में घोषणा कर दी थी, तो इन्होंने भी घोषणा कर दी, 500 रुपए और लो और मुझे वोट दे दो। साथ ही जो सरकारी कर्मचारियों, 20 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए, 10 साल का डीए बचा हुआ था, ममता बनर्जी ने अब उसकी भी घोषणा कर दी। 2009 से 2019 तक का डीए था, तो कहा है कि आपको डीए मिलेगा, मार्च में ही आपको इसकी पहली किश्त मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। अभी हड़ताल पर निकल गए थे, आपको मैंने खबर बताई थी कि हड़ताल में निकल गए थे कर्मचारी, और ममता बनर्जी ने बड़ी सख्ती की थी कि अगर हड़ताल में कोई शामिल हुआ तो उसकी नौकरी पे बनाएगी, उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। और कर्मचारियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ममता बनर्जी उनको बचा हुआ बकाया डीए नहीं दे रही है, बल्कि इसके लिए दिसंबर तक का समय मांग रही है कोर्ट से। तो हमें भरोसा नहीं है। पर अब ममता बनर्जी ने को लगा कि ये उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। 20 लाख कर्मचारी यानी कि 20 लाख परिवार, एक कर्मचारी सिर्फ वही उनसे नाराज नहीं होगा, उनका पूरा परिवार नाराज होगा, क्योंकि आपने एक तो बंगाल में डीए बहुत कम कर रखा है, 22%, वो भी अभी 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आसपास के राज्य हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, वहां पर 58% तक डीए मिलता है। ऊपर से आप बकाया डीए भी नहीं दे रही है। तो ममता बनर्जी को ये, अगर एक परिवार में ये तो मैं 3 से 4 लोग भी हैं, तो ये 20 लाख जो है 40 लाख 60 लाख बन सकते हैं। तो ये डर इनको सता रहा है, इसलिए इन्होंने आनन फानन में फटाफट ये घोषणा कर दीजिए आपको डीए मिलेगा। हालांकि मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आचार संहिता के बीच आप दे पाती है या नहीं, और देती है तो उसके बाद चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह का विवाद खड़ा होता है, या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, क्या होता है, ये इसके ऊपर ये आगे का विवाद होगा कि ममता बनर्जी जब ये पैसा जारी करेंगी, करने वाली होंगी, तो उसके ऊपर है। लेकिन फिलहाल घोषणा की है, घोषणा पूरी होगी या नहीं ये भी नहीं पता है। और ममता बनर्जी फिलहाल रेवड़ियां बांटने में लगी है, और दूसरा कि ढंग से रेवड़ी बांट भी नहीं पा रही है। जो इन्होंने कहा है कि 1500 रुपए मिलेंगे बेरोजगारों को, वो भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ कहा, आपने नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन अब आप कैसे देंगे, आचार संहिता लग गई, तो कैसे डाले जाएंगे 1500 रुपए उनके खाते में। तो ममता बनर्जी की कई योजनाएं जो है धरी की धरी रह गई। रेवड़ियां बांटकर वोट लेना चाहती थी, तो उसमें भी पूरी तरह सफल नहीं हो रही है, कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ चीजों पर आचार संहिता के कारण रोक लग गई है। तो फिलहाल जो चुनावी घोषणा हुई है, उससे ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जो है वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं, और इसी कारण टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।